जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया जंगल के पक्षियों का घर बनाया करती थी और उस घर को बनाने के बदले में वो उनसे बदले में कुछ फल लिया करती थी। टुनटुनी चिड़िया ने कुछ साल पहले कालू कौवे का घर बनाया था। टुनटुनी चिड़िया एक दिन कालू कौवे के पास पहुँची और उससे बोली, अरे कालू भैया, कई साल हो गए आपके घर को बने, अब इसे मरम्मत की जरूरत है। आप कहो तो मैं आपका घर फिर से बना दूं। ये सुनकर कालू कौवा गुस्से में कहता है, अरे वाह, टुनटुनी चिड़िया, फल कमाने का अच्छा तरीका है। मेरा घर तो अभी मजबूत है, अभी तो कई साल तक ये मजबूती से खड़ा रहेगा। तुम पक्षी थोड़े से फल की लालच में भोले भाले पक्षियों को बेवकूफ बनाती हो। अरे कालू भैया, आप मुझे गलत समझ रहे हो। आपका घर सच में बहुत कमजोर हो गया है, जरा सी आंधी में उड़ जाएगा। अरे जाओ जाओ, तुम किसी और को बेवकूफ बनाना, मेरा समय बर्बाद मत करो। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से अपने घर लौट आती है। कुछ दिन बाद जंगल में तेज तूफानी हवा चलने लगी थी। जंगल के सारे पक्षी अपने घरों में सुरक्षित थे, मगर कालू कौवे का घर उस आंधी में उड़ गया और दूर जाकर गिर गया। ये देखकर कालू कौवा गुस्से से आग बबूला हो गया और वो टुनटुनी को कोसने लगा। अरे इस टुनटुनी चिड़िया ने जरूर मेरे घर को कमजोर बनाया होगा, तभी मेरा घर इतनी जल्दी खराब हो गया। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। दूसरी ओर टुनटुनी चिड़िया को घर के बाहर से आवाज आ रही थी, बचाओ, बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो, कोई है, मुझे बचा लो। फिर टुनटुनी चिड़िया आवाज सुनकर वहाँ पहुँची तो उसने देखा कि वहाँ एक पक्षी पेड़ के नीचे दबी हुई थी। मेरी मदद करो, मैं इस पेड़ के नीचे दब गई हूँ। अरे तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया उस तोती को पेड़ के नीचे से बाहर निकालती है। वो तोती उससे कहती है, धन्यवाद चिड़िया बहन, मुझे बचाने के लिए। मुझे तो लगा कि आज मैं इस पेड़ के नीचे दबकर मर जाऊंगी, लेकिन आप सही वक्त पर आ गई। लेकिन तोती बहन, आप इस पेड़ के नीचे कैसे दब गई? अरे चिड़िया बहन, मैं घर की ओर जा रही थी और आंधी आ गई और उस तेज हवा में एक पेड़ मुझ पर आ गिरा और मैं दब गई। तुमने मुझे बचाया है। ये लो, मेरे पास ये सेब का बीज है, इसे तुम बो देना, बुरे समय में तुम्हारी मदद करेगा। ये कहकर तोती टुनटुनी चिड़िया को वो बीज देकर वहाँ से चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया उस सेब के बीज को बो देती है। दूसरे दिन कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के घर आता है और गुस्से में उससे कहता है, ओ टुनटुनी चिड़िया, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। तुमने मेरा घर जानबूझकर कमजोर बनाया था, तभी तो मेरा घर आंधी की हवा में उड़ गया। अरे नहीं कालू भैया, आप ये क्या बोल रहे हैं? अरे कालू भैया, आपका घर सच में कमजोर हो गया था, उसे बनाए कितने साल हो गए थे। मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि आपका घर कभी भी उड़ सकता है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ? अरे ओह चिड़िया, वो सब मैं नहीं जानता, मुझे तुम नया घर बना कर दो। कालू भैया, बारिश का मौसम आ गया है, जंगल में सूखी लकड़ियाँ मिलना मुश्किल है, मैं नया घर कैसे बनाऊंगी? ओह चिड़िया, मैं कुछ नहीं जानता, आज शाम तक मुझे मेरा घर तैयार चाहिए, समझी तुम, वरना मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल कर दूंगा। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर डरी हुई टुनटुनी चिड़िया जंगल में सूखी लकड़ियाँ ढूंढने में लग जाती है, मगर उसे सूखी लकड़ियाँ नहीं मिलती। वहीं दूसरी ओर सेब का पेड़ भी तैयार हो गया था। फिर शाम को कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के घर आता है। टुनटुनी, ओ टुनटुनी, कहाँ गई? कहाँ बनाया मेरा नया घर? बताओ जल्दी। कालू भैया, मैं नया घर नहीं बना पाई, जंगल में सूखी लकड़ियाँ ही नहीं बची, फिर मैं आपका घर कैसे बनाती? ये सुनकर कालू कौवा टुनटुनी उसकी बेटी सुनहरी को उसके घर से निकाल देता है। कालू भैया, आप ये सब क्या कर रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये घर मेरा है, मैं आपसे वादा करती हूँ, कुछ दिनों बाद मैं आपका घर बनाकर दे दूंगी, लेकिन इस तरह मुझे और मेरी बेटी को घर से बाहर मत निकालो। लेकिन कालू कौवा उनकी एक भी नहीं सुनता। फिर टुनटुनी चिड़िया थक हार कर अपनी बेटी के साथ उस सेब के पेड़ के पास पहुँची। माँ, अब हम कहाँ रहेंगे?
हमारा घर तो कालू अंकल ने छीन लिया, हम बेघर हो गए माँ। बेटा तो परेशान मत हो, ऊपर वाला है ना, वो हमारी मदद जरूर करेगा। ये कहकर दोनों माँ बेटी पेड़ पर बैठकर रोने लगी। तभी उस पेड़ का एक सेब जादू से बड़ा हो गया और एक विशाल सेब घर में बदल गया। है ऊपर वाले, कैसा चमत्कार है। इसका मतलब ये जादुई सेब का पेड़ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जादुई पेड़, जो आपने हमारी मदद की। टुनटुनी, तुम घबराओ मत, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैं पक्षियों की मदद करता हूँ। जो भी मुश्किल में होता है, मैं जानता हूँ उस कालू कौवे ने चालाकी से तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। अब तुम और तुम्हारी बेटी बेघर है, इसलिए मैं तुम्हें जादुई सेब का घर दे रहा हूँ। इस घर के अंदर तुम्हें हर जरूरत की चीज मिलेगी। यह घर तुम्हें हर मुश्किल से बचाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पेड़ जी, आपने मेरी कितनी बड़ी मुश्किल को दूर कर दिया। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। ये कहकर वो जादुई सेब घर के अंदर जाती है। उस घर को देखकर वो बहुत खुश होती है। अरे वाह, ये सेब घर तो बहुत अच्छा है। इस घर में तो हर चीज मौजूद है। हाँ माँ, ये घर तो बहुत सुंदर है। ये घर तो हमारे पहले वाले घर से बहुत अच्छा है। फिर वो दोनों माँ बेटी खुशी खुशी उस सेब घर में रहने लगी। एक जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। वो बहुत गरीब थी और अपनी बच्चों के पालन पोषण के लिए जिगरबाज के घर काम किया करती थी। वो उसके घर में खाना पकाती, बर्तन मांजती और झाड़ू पोछा करती थी और उसके बदले में उसे कुछ दाने ही मजदूरी के रूप में मिलते थे, जिनसे वो अपने बच्चों का ठीक प्रकार पालन पोषण नहीं कर पा रही थी। एक दिन जिगरबाज ने उसे बुलवाया। जिगरबाज ने गुस्से में कहा, अरे टुनटुनी, तेरे पति ने मरने से पहले मुझसे बहुत कर्ज लिया था। यहाँ तक कि तुम्हारा घर भी मेरे पास गिरवी रखा है। तुम्हारा पति तो कर्ज चुका नहीं सका, इसलिए अब तुम्हें वो कर्ज चुकाना चाहिए। इसलिए तुम मेरे घर में काम कर रही हो। वैसे तो मुझे तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देना चाहिए, पर फिर भी तुम्हारे बच्चों का सोचकर मैं तुम्हें कुछ दाना दे दिया करता हूँ। हाँ बाज भैया, तुम्हारा बड़ा एहसान है मेरे ऊपर कि तुमने मुझे और मेरे बच्चों को घर से नहीं निकाला। लेकिन मुझसे क्या भूल हो गई जो इस तरह मुझ पर गुस्सा हो रहे हो? अरे आज तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को धक्का दे दिया। अरे बताओ, भला उसकी इतनी हिम्मत हो गई है? अरे भैया, बच्चे हैं, कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया होगा, माफ कर दो। मैं अपने बेटे को समझा दूंगी, अब ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, इस बार माफ कर देता हूँ, पर आज मैं तुम्हें काम के बदले कोई अनाज नहीं दूंगा। ठीक है भैया, मत देना। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 19 into 2 + 5 कितने होते हैं। टुनटुनी चुपचाप आंसू बहाती हुई अपने घर चली गई। टुनटुनी ने गुस्से में कहा, ये बता, तूने मालिक के बेटे को धक्का क्यों दिया? माँ, पहले उसने पिंकी को चोंच मारकर घायल किया था। हे भगवान, इतनी जोर से चोंच मारी उसने। वो बहुत बुरा है। कहता है तेरे बाप ने मेरे बाप से कर्ज लिया था, इसलिए तुम लोग हमेशा हमारी सेवा करोगे। माँ, कब तक तुम उनके घर में काम करती रहोगी? कितना कर्जा बाकी है, वो कब चुक पाएगा? माँ, मेरे बच्चों, लगता है कि हम कर्ज कभी चुका ही नहीं पाएंगे। अगले दिन टुनटुनी जिगरबाज के पास पहुँची। बाज भैया, मुझे जानना था कि मेरे पति का कितना कर्ज बचा है और उसके लिए मुझे वो कितने सालों तक आपके यहाँ काम करना पड़ेगा। अरे बहुत कर्ज है तेरा। अरे इस तरह तो 100 सालों तक काम करेगी ना, तब जाकर कहीं चुका पाएगी। तेरे बाद तेरे बच्चों को मेरे घर पे काम करना होगा। ऐसा अत्याचार न करो भैया। पहले मेरा पति तुम्हारा कर्ज उतारते उतारते मर गया, अब मैं मर जाऊंगी, फिर मेरे बच्चे तुम्हारा कर्ज आजीवन चुकाते रहेंगे। ये तो अन्याय है। तुझे ये अन्याय लग रहा है? अरे ये सब कर्ज लेने से पहले सोचना था ना। जाकर अपना काम कर। अच्छा, कम से कम बता तो दो कितने रुपए अभी और बाकी हैं। मैं कुछ बाहर के काम करके उन्हें जल्दी चुकाने की कोशिश करूंगी। पूरे 2 लाख रुपए। 2 लाख? पर मेरे पति ने तो सिर्फ 50,000 कर्ज लिए थे। अरे तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? उसके पर के निशान है बही खाते पर। पूरे सबूत और गवाह के साथ साबित कर सकता हूँ मैं। टुनटुनी रोते हुए चली गई। रास्ते में उसे तोता राम मिला। क्या हुआ टुनटुनी बहन, क्यों रो रही हो?
क्या बताऊं भाई, जिगरबाज से मेरे पति ने सिर्फ 50,000 रुपए उधार लिए थे, पर उसने 2 लाख रुपए अपने बही खाते में चढ़ा लिए और मेरे पति से अंगूठा भी लगवा लिया। अब उसका ये कर्ज उतारने के लिए मुझे और मेरे दोनों बच्चों को आजीवन उसकी सेवा करनी पड़ेगी। ये तो सारा जंगल जानता है कि जिगरबाज कितना झूठा और धोखेबाज है, पर उस पापी को एक विधवा चिड़िया पर भी तरस नहीं आया। अमीर पक्षियों के मन में हम गरीब पक्षियों की हैसियत ही क्या है। उनका बस चले तो हमारा खून तक निचोड़ कर पी जाए। लगता है यही मेरे और मेरे बच्चों की किस्मत है कि हम उसकी गुलामी करते हुए जिए और इसी तरह मर जाएं। दुखी मत हो बहन, मेरे पास उस जिगरबाज के बच्चे को सबक सिखाने का एक प्लान है। चलो तुम्हारे घर चलकर बात करते हैं। टुनटुनी और तोताराम घर पहुँचे। ये बाप बेटे के बड़े पर निकल आए हैं। अगर तुम लोग सब मेरा साथ दो तो मैं 2 दिन में इनकी अकल ठिकाने लगा दूंगा। वो कैसे तोताराम? तोताराम ने उनके कान में अपना प्लान सुनाया। अगले ही दिन पिंकी और टुन्नू प्लान के अनुसार बाज के बेटे को चिढ़ाने लगे। अरे तेरे बापू का कर्ज कब चुकाया तुमने? बही खाते में तुम्हारे पिता के अंगूठे के निशान के साथ साथ मैंने 2 लाख रुपए का हिसाब अपनी आंखों से देखा है। झूठ बोल रहे हो? अगर ऐसा है तो हमें भी हिसाब दिखाओ तो जाने। तुम्हें क्या लगता है मैं दिखा नहीं सकता? ठहरो, अभी बही खाता लेकर आता हूँ। ये कहकर वो अपने घर उसके पिता का बही खाता ले आया। ये देखो, ये रहा तुम्हारा हिसाब और इस पर तुम्हारे पिता के अंगूठे के निशान है। टुन्नू ने मौका पाकर तुरंत वो पन्ना ही फाड़कर फेंक दिया। अरे ये तुमने क्या किया? अब तो पिताजी मुझे मार ही डालेंगे। अब तुम देखो तुम्हारा क्या होगा, हम तो चले। इतना कहकर दोनों बहन भाई हंसते हुए चली गई। अगले दिन टुनटुनी जिगरबाज की शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंची। टुनटुनी को न्याय दिलाने के लिए जिगरबाज को स्टेशन बुलाया गया। इंस्पेक्टर जी, जिगरबाज ने हमारे साथ बेईमानी की है। उसने 50,000 कर्ज देकर 2 लाख बही खाते पर चढ़ा लिया है। क्यों जिगरबाज, क्या टुनटुनी ठीक कह रही है? अरे नहीं इंस्पेक्टर जी, ये झूठ कहती है। मेरे बही खाते में इसके पति के अंगूठे के निशान है। उसने 2 लाख रुपए कर्ज लिया था। जिगरबाज ने अपना बही खाता खोला तो चौंक पड़ा। बही खाते को बार बार उलट पुलट कर देखा, पर उसमें वो पन्ना ही गायब था जिस पर टुनटुनी के पति के अंगूठे के निशान थे। क्या हुआ, दिखाओ कहाँ लिखा है कि टुनटुनी के पति ने तुमसे 2 लाख रुपए उधार लिए थे? अरे पता नहीं वो पन्ना कहाँ गया। अरे कुछ दिनों पहले तक तो वो यही था। अरे जब तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि टुनटुनी के पति ने तुमसे 2 लाख रुपए उधार लिए थे, तो अब मेरा फैसला है कि तुम टुनटुनी को 50,000 रुपए जुर्माने के दोगे, क्योंकि इतने सालों से बिना वजह तुम उसे अपने घर की नौकरानी बनवाकर काम करवा रहे हो, और वो भी बिना तनख्वाह दिए। अरे मुझे माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर जी। आखिर जिगरबाज ने टुनटुनी को 50,000 रुपए दे दिए। अब टुनटुनी अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगी। एक जंगल में बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया रहती थी। टुनटुनी चिड़िया दिखने में बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज्यादा होशियार थी। वो हमेशा दूसरों की मदद किया करती थी और जंगल में कोई भी समस्या होती थी तो उसको भी वो ही सुलझाया करती थी। और इस समय जंगल में पेट्रोल की बहुत ज्यादा कमी थी, जिस वजह से पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा हो गया था और जंगल के सभी पंछी इस बात से बहुत ज्यादा परेशान थे। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया एक पेड़ पर बैठी होती है। तभी वहाँ से एक बंटी कबूतर उसके पास जाकर उससे कहता है, अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम यहाँ पर आराम से बैठी हुई हो और पूरे जंगल में हाहाकार मचा हुआ है। क्यों, ऐसा क्या हो गया कि पूरे जंगल में हाहाकार मच गया है? मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम्हें कैसे पता होगा? तुम ना तो मोटरसाइकिल चलाती हो ना ही कार, तुम तो बस अपने घर पर पड़ी रहती हो। इस वजह से तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। तो तुम ही बता दो कि आखिर क्या हो गया है जिस वजह से तुम भी इतनी ज्यादा परेशान लग रही हो। अब तुम्हें क्या बताऊं, पेट्रोल के दाम दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और इसी वजह से सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। यदि ऐसे ही पेट्रोल के दाम बढ़ते रहे तो हम लोगों को अपनी मोटरसाइकिल और कार को घर में बंद करके रखना पड़ेगा। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 30 × 6 कितने होते हैं। हाँ, ये बात तो तुमने ठीक की। इस बारे में तो मुझे पता था, क्योंकि इस बारे में कल ही मुझे कालू कौवे ने बताया था। वैसे कालू कौवा भी इस वजह से काफी ज्यादा परेशान लग रहा था। उसे परेशान होने की क्या जरूरत है? उसके पास तो सिर्फ बेकार सी मोटरसाइकिल है और वो भी ज्यादा नहीं चलाता है।
तो क्या हुआ, चलाता तो है ही ना। चलो तुम चिंता मत करो, शायद पेट्रोल की कमी की वजह से ये सब हो रहा है। हाँ, लगता तो मुझे भी यही है, सब पेट्रोल की कमी की वजह से हो रहा है। अब तो जल्दी से पेट्रोल आ जाए तो हम सब पक्षी को महंगाई से थोड़ी राहत मिल जाएगी। इसके बाद बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है और टुनटुनी चिड़िया भी अपने घर पर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ कालू कौआ अपने घर पर बैठकर कुछ काम कर रहा होता है। तभी अचानक उसके घर में आग लग जाती है, जिस वजह से उसका घर पूरा जलकर राख हो जाता है और इससे कालू कौआ काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और फिर वो एक बड़े से टैंक को अपने घर से दूर करने लगता है। तभी वहाँ पर बंटी कबूतर आता है और कालू कौवे को ये सब करते हुए देखकर कहता है, अरे कालू कौवा, तुम ये सब क्या कर रहे हो? ये इतना बड़ा टैंकर लेकर तुम कहाँ जा रहे हो और इसमें क्या है? अरे इसमें कुछ नहीं है, बस इसमें पानी है। वो मेरा घर जल गया था तो इसी वजह से मैं अपने घर को बुझाने के लिए पानी टैंक लाया था। अच्छा, तो चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। और ये कहकर बंटी कबूतर उस टैंक को घर से दूर करने में कालू कौवे की मदद कर देता है और इसके बाद बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है। एक दिन की बात है कि जंगल में शोर मच जाता है कि पेट्रोल चोरी हो रहा है। इस बात से सभी जंगल के पक्षी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता है कि आखिर पेट्रोल चोरी कौन कर रहा है। और जब ये बात टुनटुनी चिड़िया के पास पहुँचती है तो वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे भी पता था कि पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा है और यदि कोई पेट्रोल चुरा रहा है तो इससे पेट्रोल की और ज्यादा कमी हो जाएगी। और वो सभी पक्षियों को एक बरगद के पेड़ के नीचे बुलाती है। मुझे पता लगा है कि जंगल में पेट्रोल की चोरी हो रही है और इसी वजह से पेट्रोल काफी ज्यादा महंगा हो गया है। ये सब कौन कर रहा है? क्या किसी को इस बारे में जानकारी है? तभी मैं सोचूं, पेट्रोल इतना महंगा क्यों हो रहा है? पेट्रोल महंगा होगा ही जब इस पेट्रोल को कोई चुरा कर ले जाएगा। यदि ऐसा चलता रहा तो जंगल से सारा पेट्रोल खत्म हो जाएगा। तुम सब चिंता मत करो, इसका भी हल हम ढूंढ लेंगे। तभी टुनटुनी चिड़िया को एहसास होता है कि सभी पक्षी तो यहाँ पर मौजूद है, पर कालू कौवा वहाँ पर नहीं है। अरे कालू कौवा कहाँ पर है? वो कहीं नजर नहीं आ रहा। क्या किसी को पता है वो कहाँ पर है? हाँ, वो अपने घर पर होगा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही उसका घर जल गया था और उसने अपने घर को बहुत जल्दी बनवा लिया है और अब तो वो पहले से ज्यादा अमीर हो गया है। तभी बंटी कबूतर को याद आता है कि उस दिन एक बड़ा सा टैंक कालू कौवे के घर पर देखा था और फिर वो टुनटुनी चिड़िया से कहता है, उस दिन जब कालू कौवे का घर जल रहा था, मैं वहीं से गुजर रहा था तो मैंने देखा कालू कौवा एक बड़ा सा टैंक अपने घर से दूर ले जा रहा है। और जब मैंने उससे पूछा, उसने कहा उसमें पानी है। तब मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था और अब मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। बंटी कबूतर की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया भी काफी हैरान हो जाती है और उसे भी कालू कौवे पर शक होता है और वो जंगल की पक्षियों से कहती है, क्या किसी को पता है कि कालू कौवे का घर कैसे जला था? हाँ मुझे पता है, मैंने उस दिन उससे पूछा तो उसने कहा कि वो अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल भर रहा था, तभी उसके घर में आग लगी। बुलबुल की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया समझ जाती है कि पेट्रोल कहाँ पर जा रहा है और वो उन सभी पक्षियों के साथ मिलकर एक योजना बनाती है। अगली रात को सभी पक्षी पेट्रोल पंप पर आकर छुप जाते हैं। तभी वहाँ पर एक पक्षी आता है और वो एक छोटे से टैंक को निकालता है और जैसे ही वो पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरने लगता है, वैसे ही उसके ऊपर एक जाल गिर पड़ता है। इसका मतलब तुम ही हो जो पेट्रोल चुरा रहे हो। तभी मैं सोचूं कि कल जब मैंने सबको बुलाया तो तुम क्यों नहीं आए। इस पर कालू कौवा काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसे तो कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर उसकी चोरी पकड़ी कैसे गई। आज तक तुमने जितना भी पेट्रोल चुराया है वो सब तुम वापस कर दो, वरना हम तुम्हें अच्छे तरीके से सबक सिखाएंगे। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा सारा पेट्रोल वापस कर दूंगा। वह पेट्रोल मेरे घर के बगल में एक बड़ा सा टैंक है, उसी में भरा हुआ है। अच्छा, इसका मतलब तो उस टैंक में पानी नहीं था। उस दिन तुमने मुझसे झूठ कहा था, टैंक में पेट्रोल ही था। इसका मतलब तुम एक पेट्रोल चोर कौवा हो। तुमने बहुत बड़ा जुर्म किया है और इसके लिए तुम्हें सजा भी मिलेगी। तुमने सभी पक्षियों को काफी ज्यादा परेशान किया है, साथ ही तुमने चोरी भी की है। तुम्हें पता होना चाहिए कि पेट्रोल कितना कीमती है, पर फिर भी तुमने अपने लालच में आकर पेट्रोल को चुराया और इसलिए तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें इस जंगल से निकाला जाता है।
नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे इस जंगल से मत निकालो, मैं आगे से कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। फिर इसके बाद कोई भी पक्षी उस पर कोई तरस नहीं खाता और कालू कौवे को जंगल से निकाल देते हैं और सभी पक्षी बहुत ज्यादा खुश थे कि पेट्रोल वापस आ गया और जिससे पेट्रोल को सस्ता भी हुआ था। हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। एक जंगल में एक सेब का पेड़ था। वो पेड़ बहुत ही घमंडी था। वो किसी को भी अपनी डाली पर बैठने नहीं देता था। ठीक उसके सामने एक आम का पेड़ था जो बहुत दिलदार था। उसे सबकी बहुत परवाह थी। एक दिन एक बूढ़ा कबूतर जंगल से गुजर रहा था। वो चलते चलते बहुत थक गया और सेब की पेड़ की छांव में बैठ गया। उठो यहाँ से। सेब के पेड़, मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझे थोड़ी देर आराम करने दो, मैं आराम करके निकल जाऊंगा। नहीं, तुम अभी उठो और निकल जाओ यहाँ से जाके दूसरे पेड़ के नीचे आराम करो। फिर भी वो बूढ़ा कबूतर पेड़ की बात नहीं मानता। अब देखो मैं क्या करता हूँ। गुस्से में आकर सेब का पेड़ उस बूढ़े कबूतर के ऊपर अपने सेब गिराने लगता है। ये तुमने क्या किया? एक ना एक दिन तुम्हारा घमंड जरूर उतरेगा। ये सब पास ही खड़ा आम का पेड़ देखता है और बूढ़े कबूतर को कहता है, तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 90 + 40 कितने होते हैं। अरे अरे, आप चिंता मत करिए, यहाँ आइए मेरी डालियों की छांव में। शुक्रिया, लेकिन अभी बहुत वक्त हो गया है और मुझे घर भी जाना है। वो बूढ़ा कबूतर वहाँ से निकल जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन वहाँ से एक टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ जा रही थी। वो रहने के लिए पेड़ ढूंढ रही थी। तभी उनकी नजर उस सेब के पेड़ पर पड़ती है। अरे वो देखो, वो सेब का पेड़ कितना बड़ा है और उसकी डालियाँ भी बहुत बड़ी है। क्यों ना हम इसी सेब के पेड़ को अपना घर बना लें। हाँ, ये बहुत बड़ा है। हम उस सेब के पेड़ से जाकर पूछते हैं, सुनो, क्या हम इस पेड़ पर रह सकते हैं? नहीं, तुम यहाँ नहीं रह सकते। टुनटुनी चिड़िया सेब के पेड़ से बहुत विनती करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। फिर टुनटुनी को सामने आम का पेड़ दिखाई देता है। फिर वो उसके पास जाते हैं। सुनो, क्या हम इस पेड़ पर रह सकते हैं? हाँ जरूर, क्यों नहीं। टुनटुनी चिड़िया खुश हो गई और उस आम के पेड़ पर रहने लगी। टुनटुनी चिड़िया को रोज ताजे ताजे आम भी खाने मिल रहे थे। ऐसा रोजाना चलने लगा। एक दिन कुछ लकड़हारे कौवे जंगल में पेड़ काटने आते हैं। उनकी नजर आम के पेड़ पर पड़ती है। अरे वो आम का पेड़ कितना बड़ा है, इसे बेचकर हम बहुत पैसे कमाएंगे। लकड़हारे कौवे आम के पेड़ के पास जाते हैं। उन्हें उस पेड़ पर टुनटुनी चिड़िया का परिवार दिखाई देता है। अरे ये क्या, इस पेड़ पर तो चिड़िया का घोंसला है, हम इस पेड़ को नहीं काट सकते। तभी एक लकड़हारे कौवे की नजर उस सेब के पेड़ पर पड़ती है। अरे वो देखो, सामने एक बड़ा सेब का पेड़ है, चलो हम उसे काटते हैं। लकड़हारे सेब के पेड़ को काटने लगते हैं। ये देख सेब का पेड़ अपने बचाव में उन पर सेब गिराने लगता है। फिर भी लकड़हारे नहीं रुकते। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, बचाओ, अरे बचाओ रे। तुम्हें उस सेब के पेड़ को बचाना चाहिए, जाओ उसकी मदद करो। नहीं, हम नहीं करेंगे उसकी मदद, वो बहुत बुरा घमंडी है। अरे नहीं दोस्तों, ऐसा मत बोलो, फिर उसमें और हम में क्या फर्क रह गया। हाँ ठीक है, हम उसे बचाते हैं। टुनटुनी चिड़िया सेब के पेड़ पर जाती है। रुको लकड़हारे, पेड़ को तोड़ना बंद करो। नहीं, हमें ये पेड़ तोड़ना है, तुम जाओ अपना काम करो। तभी टुनटुनी चिड़िया गुस्सा होकर सेब निकालकर लकड़हारे को मारने लगी। अरे 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 अरे, ये चिड़िया तो हमारी जान ले लेगी, भागो यहाँ से। शुक्रिया दोस्तों, तुम कितने अच्छे हो। मैंने तुम्हें यहाँ नहीं रहने दिया, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। आज से तुम यहाँ रह सकते हो और मेरे फल भी खा सकते हो। शुक्रिया बोलना है तो शाम के पेड़ को बोलो, उसने हमें मदद करने के लिए मनाया। नहीं तो हम तुम्हारी कभी मदद नहीं करते, क्योंकि तुम्हें घमंडी इतना है। अब टुनटुनी चिड़िया का परिवार दोनों पेड़ों पर खुशी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी खुद पर घमंड नहीं करना चाहिए। अरे करमजली, इतनी देर लगाती है पानी लाने में। अभी कपड़े धोने हैं, बर्तन मांजने हैं, वो सब कौन करेगा? हाँ अभी करती हूँ माँ। खबरदार मुझे माँ कहा तो। खुद की माँ को तो जन्म लेते ही खा गई, तू अब क्या मुझे भी मार डालना चाहती है? अरे पिंकी बेटा, आज जल्दी उठ गई, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ माँ, मैं ठीक
रखूं? मजदूरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। हाय दैया, ये देखो मेरा सोना भूख से तड़प रहा है और अब तक इस चुड़ैल ने खाना भी नहीं बनाया। अब मेरा मुंह ही ताकती रहेगी या जल्दी से खाना भी पकाएगी। अभी बनाती हूँ माँ, अभी बनाती हूँ। आज तो मुझे मछली खाने का मन कर रहा है माँ। हाँ सोना, आज खाने में मछली ही पकाएंगे। ओ टुनटुनी, सुना तुमने? मेरी बेटी को आज मछली खानी है। जाओ नदी पर जाकर थोड़ी मछलियाँ पकड़ कर लेकर आओ। जी जाती हूँ। टुनटुनी उड़ती हुई उदास मन से मछली पकड़ने चली जाती है। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 19 into 5 कितने होते हैं। आज तो एक भी मछली नहीं मिल रही है, मैं क्या करूं? माँ, आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई? क्या मैं इतनी बुरी हूँ माँ? बोलो ना माँ। तभी सुनहरी मछली आती है और टुनटुनी की अंगूठी लेकर पानी में चली जाती है। टुनटुनी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। ओह, मेरी अंगूठी, वो मेरी माँ की आखिरी निशानी है। मेरी अंगूठी मुझे वापस करो। ये कैसी सुरंग है? ये कैसी जगह है? टुनटुनी चिड़िया सुरंग में जा ही रही होती है, तभी कौवी की आवाज आती है। बचाओ, मेरे बच्चों को बचाओ, वो मर जाएंगे। मेरे बच्चों की मदद करो, मेरे बच्चे आग में जल जाएंगे। घबराओ मत कौवी, मैं अभी उन्हें बचाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया उड़ती हुई कौवी के बच्चों को बचा लेती है। मैं तुम्हारी आभारी हूँ बेटा, तुम इस रास्ते से आगे जाना। अरे ये क्या? इस नदी का पानी कैसे सूख रहा है? हाँ, तो तुम यहाँ हो। वो अंगूठी मेरी माँ की आखिरी निशानी है, मुझे वो अभी वापस दो। तुम हमें हर रोज पानी से पकड़कर मारती हो, तुम बहुत ही बुरी हो। मैं तुम्हें वो अंगूठी वापस नहीं दूंगी। वो मेरी मजबूरी है, मुझे ऐसा मेरी सौतेली माँ के कहने पर करना पड़ता है। मैं तुम्हें तुम्हारी अंगूठी वापस दे दूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। पहाड़ पर एक जादूगर रहता है, वो अपनी काली शक्तियों से इस नदी के पानी को सुखा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही ये नदी पूरी सूख जाएगी और हम सब मारे जाएंगे। तुम्हें किसी भी तरह उसे रोककर उसकी काली शक्तियों को खत्म करना होगा। ठीक है, मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगी, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि अगर मैंने उस जादूगर को रोक दिया तो तुम मुझे मेरी माँ की अंगूठी वापस कर दोगी। हाँ जरूर, मैं वादा करती हूँ। अब टुनटुनी चिड़िया उड़ती हुई पहाड़ पर जादूगर के पास पहुँचती है। एक बार इस नदी का पूरा पानी सूख जाए तो मैं इसमें से सारी मछलियों को खा जाऊंगा, फिर मुझे मछलियाँ पकड़नी नहीं पड़ेंगी। तुम यहाँ से चली जाओ, ये जादूगर बहुत ही दुष्ट है। उसने मुझे इस पिंजरे में बंद कर दिया है, वो तुम्हें भी पकड़ लेगा। चली जाओ यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से। मैंने पिंजरे का ताला खोल दिया है। नहीं, मुझे बाहर जाने से डर लगता है, वो जादूगर मुझे फिर से पकड़ लेगा। मैं यही रहूँगा। हाँ, फिर तो मुझे ही तुम्हें इस जादूगर से बचाना होगा। कौन हो तुम और इधर क्या कर रही हो? तुम्हें अपने काले जादू को रोक देना चाहिए। उसकी वजह से नदी का पानी सूख रहा है और सारी मछलियाँ मर रही है। ऐसा मत करो। अच्छा है, अब मैं उन सारी मछलियों को खा जाऊंगा। मछलियाँ पकड़ पकड़ के मैं थक चुका हूँ और इसलिए मैं इस नदी को सुखा रहा हूँ। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा मत करो। तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? अब मैं तुम्हें भी एक मछली बनाकर खा जाऊंगा। चलो, अब मैं बाजार जाकर कुछ मिर्च मसाले ले आता हूँ, फिर मैं तुम्हें अच्छे से पकाकर खाऊंगा। तभी हरी तोता जादूगर की जादुई छड़ी टुनटुनी चिड़िया को दे देता है और टुनटुनी चिड़िया से कहता है, ये लो, इस जादुई छड़ी को अपने पास रखो, इससे तुम उस जादूगर को एक अच्छा सबक सिखा पाओगी। ए दुष्ट जादूगर पक्षियों को पकड़कर तुम कैद करते हो ना, अब हम तुम्हें मजा चखाएंगे। मछलियाँ तो तुम्हें जरूरत के हिसाब से मिल रही थी, लेकिन तुम लालची होकर उन सभी को खाना चाहते हो। लालच और जरूरत में बहुत फर्क होता है। तुम अपने लालच और फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुँचा रहे हो। मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। तुम सही हो, मुझे अपनी जरूरत के हिसाब से ही चीजें लेनी चाहिए थी। मुझे माफ कर दो, मैं अपने काले जादू को रोक दूंगा और आज से किसी भी मछली की जान नहीं लूंगा। तभी टुनटुनी चिड़िया वापस नदी के पास जाती है और उस पानी में से एक जादुई परी निकलती है और वो टुनटुनी से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया टुनटुनी चिड़िया, तुम सच में बहुत ही अच्छी और प्यारी चिड़िया हो। तुमने हम सबको बचा लिया। हाँ, लेकिन ये सब आपको कैसे पता? मैं सब कुछ जानती हूँ, मैं बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मैं वही सुनहरी मछली हूँ। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा देना चाहती हूँ जिसे पाने के बाद तुम्हें कभी मछलियाँ नहीं पकड़नी पड़ेगी। तभी परी टुनटुनी चिड़िया को बहुत सारा सोना देती है
इतना सारा सोना। हाँ, तुम इसकी हकदार हो क्योंकि तुम्हारा दिल इस सोने से भी अधिक मूल्यवान है। और हाँ, ये लो तुम्हारी माँ की अंगूठी। शुक्रिया, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया अपना एक अलग घर बनाती है और उसमें खुशी खुशी रहने लगती है। एक समय की बात है, जंगल के बीचों बीच दो पेड़ खड़े थे। एक पपीते का पेड़ था और एक आम का पेड़। वो स्वभाव से ही विनम्र और हंसमुख था। हर पतझड़ के मौसम में पक्षी उसके फल को चुगने आते। गोरैया उसकी शाखाओं में घोंसला बनाती और चिड़ियाएं उसके लिए खुशी खुशी गाती। पेड़ खुशी खुशी सभी पक्षियों को स्वागत करता और उनके साथ गाता। पपीते का पेड़ बिल्कुल भी उदार नहीं था। वो हमेशा अपने रूप का बहुत ख्याल रखता था। वो बहुत अधिक अभिमानी था कि वो ज्यादा ऊंचा है और ज्यादा हरा भरा भी। उसने कभी भी किसी पक्षी को अपने ऊपर बैठने नहीं दिया। तुम्हें किस बात का इतना घमंड है? हर एक वृक्ष की अपनी छाया होती है। सच? तो फिर उन्हें मेरी छाया में बैठने की क्या जरूरत है? जानते हो क्यों? क्योंकि हर वृक्ष की मेरे जैसी बढ़िया छाया नहीं होती। मुझसे बात करने का कोई फायदा नहीं। दफा हो जाओ। वहाँ उस आम के पेड़ पे जाओ। तुम सब मेरे बालों के स्टाइल को बिगाड़ रहे हो। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 70 - 35 कितने होते हैं? तुम्हारे बाल है ही कहाँ? ठीक है, फिर तुम मेरे पत्तों के स्टाइल को गड़बड़ा रहे हो। क्या तुम खुश हो? चलो भी पपीते, वो केवल घोंसला बनाना चाहते हैं। तुम कभी खुद पर पंछियों को बैठने नहीं देते हो। वो बहुत ही सुंदर हैं और वो बहुत ही सुरीले गीत गाते हैं। हाँ, उबाऊ गीत। अब सुनो, मैं किसी को अपने पत्तों के नजदीक नहीं आने दे रहा हूँ। वो मेरी सुंदर टहनियों को बिगाड़ देंगे। तुम उन्हें अपने ऊपर बैठने दो। तुम मेरे से नाटे हो और तुम वैसे भी कुछ खास नहीं लगते। क्या बात कर रहे हो? तुम जो बात कर रहे हो वो बहुत ही बेहुदी और अजीब है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। आम के पेड़ और पपीते के पेड़ के बीच कुछ नहीं बदला। जब आम का पेड़ पूरा दिन मुस्कुराता गुनगुनाता रहता, पपीते का पेड़ किसी से बात नहीं करता था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ जंगल में दाखिल हुई। टुनटुनी चिड़िया ने पपीते के पेड़ को देखा। अरे, ये पेड़ बड़ा और मजबूत है। ये हमारे घोंसले के लिए उचित होगा। हम अपना घोंसला यहाँ बना सकते हैं। क्षमा करना, किसने कहा कि तुम घोंसला बना सकते हो? मुझे अपनी टहनियों पर तुम्हारा घोंसला नहीं चाहिए और मेरे पास बेहतर काम है। तुम एक वृक्ष हो और एक ही जगह जड़ से जड़े हुए हो। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि तुम्हारे पास बहुत काम है? देखो पपीता, वो टुनटुनी चिड़िया है। चिड़िया प्रकृति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्हें हमेशा वृक्षों की जरूरत होती है अपने घर बनाने के लिए। यदि हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो प्रकृति में संतुलन कैसे रहेगा? बताओ भला। अगर प्रकृति मेरी टहनियाँ नष्ट करना चाहती है तो मुझे इतना मजबूत और खूबसूरत कभी नहीं बनाती। मैं प्रकृति की एक खूबसूरत रचना हूँ, इसलिए मैं प्रकृति की खातिर अपने आप को खूबसूरत रखना चाहता हूँ। और तुम मुझे भाषण दे रहे हो? अगर तुम्हें प्रकृति की इतनी ही परवाह है तो तुम ऐसा करो, तुम इन चिड़िया को खुद पर एक घर बना लेने दो और मुझे तंग करना बंद कर दो। आम के पेड़ को पपीते के पेड़ के इन शब्दों से बहुत ठेस पहुंची। उसने टुनटुनी चिड़िया को पुकारा और उनसे कहा कि पपीते के बजाय वो उसकी टहनियों पर घोंसला बना ले। अरे, तुम कितने दयालु हो आम। हमें अपना घोंसला बनाना यहाँ बहुत पसंद आएगा। और तुम्हारे पास से कितनी मीठी खुशबू आ रही है। ओह, धन्यवाद मेरी टुनटुनी, मैं बहुत खुश हुआ। टुनटुनी ने अपना घोंसला आम के पेड़ पर बनाया और शांति से वहाँ रहने लगी। आम के पेड़ को कोई विघ्न नहीं पड़ा उनके चहचहाने से, न ही उनके बच्चों के खेलने से। दूसरी ओर पपीते के पेड़ को जो कोई भी नजर आता वो उस पर चिल्लाता। तुम्हारी ये गपशप मुझे परेशान कर रही है। थोड़ा खामोश हो जाओ। तुम पक्षी इतने ज्यादा चहचहाते हो, क्या तुम्हारे लिए हमेशा गाना जरूरी है? कुछ सप्ताह बाद एक लकड़हारा जंगल में आया। उसे घर बनाने के लिए लकड़ी की जरूरत थी। उसने आम के पेड़ को देखा और उसे काटने का फैसला किया। जब उसने पास जाकर देखा, ये क्या है? एक मधुमक्खी का छत्ता और चिड़िया का घोंसला। मधुमक्खियाँ मुझे डंक मारेंगी और ये बेचारी चिड़िया भी बेघर हो जाएगी अगर मैं इस पेड़ को काटूंगा। चलो कोई और आम का पेड़ ढूंढता हूँ। लकड़हारा आगे गया और उसने पपीते का पेड़ देखा। ये पेड़ कितना ऊंचा है। चलो इसकी छाल की सबसे निचले हिस्से से शुरू करता हूँ। और इस तरह लकड़हारा पपीते के पेड़ को काटने लगा। पपीते का पेड़ रोने लगा। वो जंगल छोड़कर जाना नहीं चाहता था।
मुझे दर्द हो रहा है। तुम मेरा क्या करने वाले हो? मुझे दर्द हो रहा है। आम का पेड़ ये सब देख रहा था। उसने टुनटुनी और मधुमक्खियों को पुकारा। सुनो टुनटुनी, क्या तुम लोग यहाँ पर हो? कहूँ मैंगो, क्या हुआ? पपीता मुसीबत में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अरे मैंगो, वो बस खुद के बारे में ही सोचता है। वो जंगल की हर चीज पर नाराज रहता है। हम उसकी क्यों मदद करें? उसी वजह से जैसे मैंने उसे तुम्हारी मदद करने के लिए कहा था। ये हमेशा खुद पर अभिमान ही करता रहता है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। पपीते ने हमारे साथ जैसा भी व्यवहार किया है वैसा हमें नहीं करना चाहिए। अगर तुमसे कोई बदतमीजी करता है इसका मतलब ये नहीं कि हमें भी उससे बदतमीजी करनी चाहिए। ये घर हम सब का है टुनटुनी, हम पपीते को इस हाल में नहीं छोड़ सकते। सही कह रही हो, हमें पपीते की मदद करनी होगी। आओ मेरे दोस्तों, बाहर आओ। पपीते के पेड़ को हमारी सहायता की जरूरत है। टुनटुनी की आवाज सुन सभी मधुमक्खियाँ छत्ते से बाहर निकल आईं और लकड़हारे की तरफ उड़ी। वो उनके कानों के पास और आँख के पास भिनभिनाने लगी। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मुझे यहाँ से निकलना होगा, ये मधुमक्खियाँ मुझे खा जाएंगी। लकड़हारे के जाने के बाद पपीते का पेड़ अपने व्यवहार के लिए बहुत शर्मिंदा हुआ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ टुनटुनी, मेरे इस तरह के व्यवहार के बाद भी तुमने मेरी सहायता की। हमारा धन्यवाद न करो पपीते, आम का धन्यवाद करो। तुम कभी भी उससे सही से बात नहीं करते। तुम हमेशा उससे रूखा व्यवहार करते हो, पर वही है जिसने हमें मनाया तुम्हारी मदद करने के लिए। सचमुच आम, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने अपनी गलती जान ली है। मैं कभी घमंड नहीं करूँगा और कभी किसी की इस तरह से बेइज्जती नहीं करूँगा। कृपया तुम सब मुझे क्षमा कर दो। पपीते के पेड़ ने अपना सबक सीख लिया था। उस दिन के बाद से वो कभी चिल्लाया नहीं। उसने स्वयं पर चिड़ियों को घोंसला बनाने दिया। पपीते का पेड़ और आम का पेड़ अब सच्चे दोस्त बन चुके थे। सुंदरवन नाम का एक बहुत ही घना और सुंदर जंगल था। उस जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया बंटी कबूतर के साथ रहती थी। एक बार की बात है, जंगल में माया नाम की इच्छाधारी नागिन आ जाती है। वो नागिन बहुत ही दुष्ट और शातिर थी। जिस पेड़ पर टुनटुनी चिड़िया का घर था, माया नागिन भी आकर उसी पेड़ के नीचे अपना घर बना लेती है। माया नागिन अपने बिल में बैठी होती है, तभी उसके कानों में टुनटुनी और बंटी कबूतर की आवाज पड़ती है। देखो ना टुनटुनी, हमारा घर कितना सुंदर लग रहा है। देखना, जब हमारे बच्चे इस घर में अपनी आंखें खोलेंगे तो उनको ये घर बहुत पसंद आएगा। आप बिल्कुल सही कहते हैं जी। बस कुछ ही दिनों में मैं अंडे देने वाली हूँ। उसके बाद तो हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। हम दोनों मिलकर उनकी बहुत अच्छे से परवरिश करेंगे। हाँ, क्यों नहीं। बस अपने अंडों को हमें कुछ दिनों तक खतरे से महफूज रखना होगा। हम दोनों मिलकर अपने बच्चों की रक्षा करेंगे। देखना, हमारे बच्चों पर कोई भी खतरा नहीं आ पाएगा। माया नागिन जब टुनटुनी और बंटी की बातें सुनती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 21 into 2 कितने होते हैं। अरे वाह, ये हुई ना बात। अब तो मुझे शिकार करने के लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। मेरे शिकार ने तो खुद मुझे ढूंढ लिया है। अब तो माया नागिन टुनटुनी के अंडे देने का इंतजार करने लगती है। साथ ही साथ में टुनटुनी संग दोस्ती बढ़ाने का भी प्रयास करने लगती है। कैसी हो टुनटुनी जी? मुझे अपना पड़ोसी ही समझिए। मैंने भी इसी पेड़ की जड़ में अपना घर बनाया है। कभी भी कोई जरूरत हो तो जरूर याद करना आप मुझे। भोली भाली टुनटुनी चिड़िया माया की बातों में आ जाती है। अरे वाह, ये तो आपने बहुत ही अच्छी खबर सुनाई। माया जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अभी तो मैं भोजन लाने ही जा रही हूँ। आपसे जल्दी ही मिलती हूँ। इस तरह माया नागिन टुनटुनी चिड़िया से दोस्ती का नाटक करने लगती है। कुछ ही दिनों में टुनटुनी चिड़िया अंडे दे देती है। तभी टुनटुनी चिड़िया दाना लेने के लिए घोंसला छोड़कर बाहर निकलती है। अरे ये टुनटुनी और इसका पति बंटी तो हर समय घोंसले में बैठे रहते हैं। ये दोनों घोंसला छोड़कर जाएं तो मैं इसके अंडे चट करके अपनी भूख शांत करूं। तभी माया नागिन एक प्लान सोचती है। मैं झट से भेष बदलकर तोता का भेष धारण कर लेती हूँ। अरे बंटी भाई, आप यहाँ बैठे और वहाँ टुनटुनी बहन पर गिद्ध ने हमला बोल दिया है। वो अपनी जान बचाती घूम रही है। आप जल्दी जाइए, उन्हें आपकी जरूरत है। अरे अरे, ये क्या कह रहे हो तोता भाई? भगवान मेरी टुनटुनी की रक्षा करना, लेकिन मैं तो यहाँ अपने अंडों की देखभाल कर रहा हूँ। मैं इन्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। अरे क्या बंटी भाई, इस समय टुनटुनी बहन को आपकी जरूरत है। आप जाइए, आपके अंडे के पास मैं रुकता हूँ।
तोताराम की बात सुनकर बंटी कबूतर अपने अंडों के पास तोताराम को छोड़कर टुनटुनी की मदद करने के लिए उड़ जाता है। थोड़ी दूर जाने पर टुनटुनी चिड़िया भोजन लेकर आती दिखाई पड़ती है। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप तो घोंसले में बच्चों की देखभाल कर रहे थे ना, तो फिर बच्चों को अकेला छोड़कर अब क्या करने आए हैं? अरे टुनटुनी, तुम तो ठीक हो ना? तुम्हें उस गिद्ध ने कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाया? तोता भाई ने बताया कि तुम खतरे में हो। आप जल्दी से घोंसले की ओर चलिए, जरूर ये कोई चाल है। तोता भाई झूठ क्यों बोल रहे थे? मुझ पर तो कोई हमला नहीं हुआ। टुनटुनी और बंटी तेजी से उड़ते हुए अपने घोंसले की ओर आने लगते हैं। उधर माया नागिन के घोंसले में टुनटुनी चिड़िया के एक अंडा खा चुकी होती है। जैसे ही वो दूसरा अंडा उठाती है, उसे सामने से टुनटुनी और बंटी दिखाई पड़ जाते हैं। माया नागिन तेजी से खिड़की से बाहर निकल जाती है। अरे ये क्या हो गया? मेरा एक अंडा कहाँ चला गया? ना जाने किस दुष्ट की नजर मेरे मासूम बच्चों पर पड़ गई। अब मैं क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? कहाँ अपना अंडा ढूंढूं? ना जाने तोता भाई ने किस जन्म की दुश्मनी निभाई है। क्यों झूठ कहकर मुझे घोंसले से बाहर भेजा? आखिर मेरे अंडों को वो क्यों और कहाँ ले गए? टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर के रोने और चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के पक्षी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। टुनटुनी जी, आप ऐसे क्यों रो रही है? अरे बंटी भाई साहब, 2 दिन पहले ही तो बहन ने अंडे दिए थे। इस खुशी के मौके पर आप लोग रो क्यों रहे हो? आपने किस बात का बदला लिया है तोता भाई? सच सच बताओ, आपने मेरे अंडे के साथ क्या किया? मेरे नन्हे बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा है? ये क्या बोल रही हो टुनटुनी? मैं तुम्हारा अंडा क्यों ले जाऊंगा? मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रही हो तुम? अरे शर्म नहीं आती आपको तोता भाई? मैंने आपको दोस्त समझा, भाई समझकर इतना भरोसा किया, और आपने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। सच सच बताइए, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि टुनटुनी की जान खतरे में है? मैं तो आपको ये अंडे की देखभाल की जिम्मेदारी सौंप कर गया था ना। अब बताइए, मेरे अंडे कहाँ है? अरे बंटी भाई, मैं कब आया आपके घर पे? मैं तो अभी अभी भोजन लेके लौट रहा हूँ। बंटी कबूतर, टुनटुनी चिड़िया, तोताराम की झगड़ने की आवाज सुनकर माया नागिन मनी मन बहुत खुश होती है। हाय राम, ना जाने कैसे पक्षी रहते हैं इस जंगल में। बेचारी टुनटुनी का एक अंडा ही गायब कर दिया। मुझे तो बहुत दुख हो रहा है। टुनटुनी जी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अब से जब भी आपको भोजन के लिए जाना होगा, आप मुझे बता दें, मैं आपके बच्चों की रक्षा करूंगी। इस बार माया नागिन सुंदरी कौवे का रूप धारण करके टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में जाती है, लेकिन इस बार माया नागिन की योजना सफल नहीं हो पाती। सुंदरी कौवी माया नागिन को टुनटुनी के घोंसले में जाते हुए देख लेती है। अरे ये मैंने अभी अभी क्या देखा? क्या वास्तव में ये माया एक इच्छाधारी नागिन है और ये मेरे रूप में टुनटुनी के घर जा रही है? जरूर इस दुष्ट नागिन ने ही टुनटुनी का अंडा खाया होगा। आज इस दुष्ट नागिन को रंगे हाथों पकड़कर ऐसा मजा चखाऊंगी कि फिर कभी किसी पक्षी के बच्चों पर नजर नहीं डाल पाएगी। सुंदरी कौवी जाकर अपने पति और बेटे कालू कौवे को बुला लेती है। सभी कौवे जाकर टुनटुनी के घोंसले को घेर लेते हैं। सुंदरी जाकर टुनटुनी का दरवाजा खटखटाती है। टुनटुनी जी, जल्दी दरवाजा खोलो जी। आप बिल्कुल भी मत घबराना, हम सब आपके साथ हैं। आप बस जल्दी से दरवाजा खोलो। अरे सुंदरी बहन जी तो भी घर में आई हैं, तो ये दरवाजे के बाहर से किसकी आवाज है? टुनटुनी जल्दी से दरवाजा खोलती है तो देखती है कि सामने सुंदरी अपने पूरे परिवार के साथ खड़ी हुई होती है। अंदर बैठी माया नागिन अपनी पोल खुलते देख वापस अपने नागिन वाले रूप में आ जाती है और भागने लगती है। माया नागिन, आज तुझे इतनी आसानी से नहीं भागने दूंगी। अगर तू पूरी तैयारी के साथ आ सकती है तो समझ ले, आज हम भी पूरी तैयारी करके आए हैं। आज तुझे हमसे कोई नहीं बचा सकता। मुझे माफ कर दो पक्षियों, मैं मानती हूँ कि मैंने ही तोते के भेष में टुनटुनी चिड़िया का अंडा खाया था, और आज भी मैं सुंदरी के भेष में टुनटुनी चिड़िया के बच्चों का शिकार करने गई थी। लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं इस जंगल से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी और मैं कभी लौटकर नहीं आऊंगी। ये आप क्या कह रही हैं माया बहन? मैंने तो आपको अपना दोस्त समझा था। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप मेरे बच्चों को खाने के बारे में सोच सकती हो। सुंदरी कौवे बाकी सभी कौवे माया नागिन को चोंच मार मार कर घायल कर देते हैं और कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कुछ लोग अपनी दुष्प्रवृत्ति को कभी भी नहीं छोड़ते, इसलिए ऐसे व्यक्ति से अच्छाई की उम्मीद करना अपने लिए गड्ढा खोदने के समान होता है।